नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 17 दिसंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों डिटेल्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित। मतलब थोड़ा एडवांस आर्टिकल है, ऐसा नहीं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, फायदे क्या होंगे, वो सब नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इश्यूज क्या हैं और उनका समाधान, तो थोड़ा ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक लेवल ऊपर वाला आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल ये है ग्रीन वॉशिंग ऑफ इंडियन रेलवेज। इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके इस आर्टिकल से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लास्ट में, जो अभी देखो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो शुगर बेवरेजेस है ना, उन पे जीएसटी को इंक्रीज करने का सरकार का प्रपोजल है। 28% से बढ़ा के 35% कर दिया जाए। तो इससे संबंधित जो बारीकियां हैं, राइटर तो बोल रहे हैं बल्कि 40% करना चाहिए, 35% कम है, लेकिन क्या दूसरे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और डायलेमा आपके लिए। ये डायलेमाज आप सोल्व करते जा रहे हो ना, आपकी थॉट प्रोसेस जबरदस्त ढंग से बिल्ड होती जा रही है। आंसर्स में देखो, जब आप फिर फर्दर एथिक्स में ये डायलेमाज पूछे जाएंगे ना आपसे, तब ये जो प्रैक्टिस डेली की है ना, तब आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आज का डायलेमा आपके लिए ये है, ये जो पर्सन बैठे हैं ना, ये एक कंपनी के सीईओ हैं, कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, उसके सीईओ हैं। अब देखो इस कंपनी ने ना, नाम मान लीजिए XYZ, इस कंपनी ने ना एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, जबरदस्त स्मार्टफोन बनाया है। वो मार्केट को ना पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर देगा। उसमें जबरदस्त AI का यूज है और वो प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है 20 दिसंबर 2024 को, या 3 दिन बाद मान लीजिए। तो देखो मार्केटिंग हो चुकी है जबरदस्त, लोग वेट कर रहे हैं, जबरदस्त पैसा लग चुका है मार्केटिंग पे, फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। तभी ना इसी बीच आज यानी 17 दिसंबर को ना सीईओ को पता लगता है कि स्मार्टफोन में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैटरीज बहुत ज्यादा ओवरहीट करती हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्टफोन्स में। तो ना अब सीईओ अगर लॉन्च को डिले करते हैं ना, लॉन्च को डिले करते हैं तो कंपनी को ना बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा। अगर लॉन्च होने देते हैं ना, तो फिर बल्कि फायदा होगा। तो सीईओ के सामने जबरदस्त डायलेमा है। एक तरफ देखो उनका मकसद ये है कि ना जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज से इंक्रीज किया जाए, यही प्रोफेशनलिज्म है। तो कायदे से देखें तो उन्हें लॉन्च होने देना चाहिए। 3 दिन बाद लॉन्च है, कंपनी को जबरदस्त फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ देखो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है। ओवर हीटिंग वाले फोन बेचना, ये तो कस्टमर के साथ भी गद्दारी है ना, उनके ट्रस्ट को तोड़ने वाली बात है। कल को कोई फोन फट गया तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक सीईओ को क्या करना चाहिए, आप बताइए। कैसे आप इस डायलेमा को रिजोल्व करोगे अगर आप सीईओ वाली पोजीशन पे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब बताइए। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? जब देखो इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से वाटर को यानी H2O को स्प्लिट किया जाता है ना, और इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होती है। लेकिन खास बात, जिस इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वाटर को स्प्लिट किया जाता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से आई हो, जैसे विंड एनर्जी के सोर्सेज या फिर सोलर एनर्जी। तो ग्रीन हाइड्रोजन में ना ये कंडीशन जरूरी है कि जिस इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन का निर्माण होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ग्रे हाइड्रोजन में ये जरूरी नहीं है। ग्रे हाइड्रोजन में जिस इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वाटर को स्प्लिट किया जाता है ना, तो वो फॉसिल फ्यूल से भी आ सकती है। तो ये सिंपल डिफरेंस है। अब देखो इंडिया का ना एक टारगेट है। टारगेट ये है 2070 आते आते ना नेट जीरो एमिशन स्टेटस अचीव करना है। मतलब ऐसा स्टेटस कि हमारे देश से जितना कार्बन एमिशन होगा ना, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो नेट जो रिजल्ट निकलेगा वो 0 निकलेगा। इंडिया ने एक और टारगेट रखा है
2030 आते आते 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करेंगे। क्या इंडिया करीब है इस टारगेट को अचीव करने के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्लूमबर्ग NEF की रिपोर्ट कहती है अभी इंडिया ने अपने इस गोल का सिर्फ 10% अचीव किया है और संभावना कम है कि 2030 आते आते इंडिया इतनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हमारे देश में कम हो रहा है, इसके पीछे चैलेंजेस क्या हैं? देखो, हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की इकोनॉमी समझें तो इसमें देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक देखो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी LCOE, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट। इन दोनों की वजह से ना ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो टोटल कॉस्ट है ना उसको देखो टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसको देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। अब जितना ज्यादा लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, मतलब उतना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अभी ना अगर कंपेयर करें तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करनी है ना तो कॉस्ट आती है $5.30 से लेके $6.70 के बीच में। और दूसरी तरफ अगर ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है ना तो कॉस्ट आती है सिर्फ $1.9 से लेके $2.4 के बीच में पर किलोग्राम। तो इतना डिफरेंस है। तो जाहिर तौर पे देखो ग्रे हाइड्रोजन के प्रति अभी अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, इस वजह से अट्रैक्शन कम है। तो ये पहला फैक्टर है लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट। देखो इलेक्ट्रोलाइजर ना वो डिवाइस होते हैं जो ना वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं। ये देखो ये प्रोसेस जो होती है ना बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव होती है और इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइजर की जो कॉस्ट है ना काफी ज्यादा होती है। फिर से बोलता हूं, देखो जो इलेक्ट्रोलाइजर होते हैं ना इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, डिमांड इलेक्ट्रोलाइजर की काफी कम है, तो इस वजह से कॉस्ट जो है इलेक्ट्रोलाइजर की ज्यादा होती है। यह भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव होता है। अब मैं आपको एक और तीसरा रीजन भी बताता हूं, हाई बोरोइंग कॉस्ट। देखो जैसे इंडिया जैसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना इनमें ना क्रेडिट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, मिलता है तो महंगी कॉस्ट पे मिलता है। और देखो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना अभी ये रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि पता नहीं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उतनी डिमांड है या नहीं है, अभी तो सिर्फ डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो क्रेडिट देने वाले हैं ना वो क्रेडिट देते भी हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए लोन देना रिस्की है। तो रिस्क की वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए वो और ज्यादा बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है यहां पे राइटर के द्वारा, जैसे देखो अगर बोरोइंग कॉस्ट 10% से लेके 20% तक बढ़ती है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ा दिया, तो फिर ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है ना उसमें 73% इजाफा हो जाता है। ये जो WACC वर्ड है ना इसका मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंफ्यूज मत होइएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतने टेक्निकल वर्ड्स जीएस में लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल बोरोइंग कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, समझे। अब देखो राइटर ना अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन राइटर की तरफ से ये है, अगर हमें देखो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को स्केल अप करना है ना तो इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म चाहिए। मतलब सरकार क्या कर सकती है, सरकार देखो दो काम कर सकती है अपनी तरफ से। एक तो ना लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट साइन कर सकती है। हाँ भाई कोई ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट चल रहा है तो सरकार एग्रीमेंट साइन कर ले कि 10 सालों के लिए हम आपसे ग्रीन हाइड्रोजन परचेज करेंगे, आप डरिए मत।
तो फिर ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के जो ओनर है ना उनको डर नहीं लगेगा डिमांड का कि यार हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं डिमांड नहीं होगी, तो सरकार एग्रीमेंट साइन कर लेगी, तो डिमांड का तो डर खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज ये है लॉन्ग टर्म ग्रीन हाइड्रोजन को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट साइन करे सरकार। दूसरा देखो सरकार एक काम ये करे, पार्शियल लोन पे ना गारंटी दे दे। मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक डरता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देता भी है तो बहुत हाई कॉस्ट पे देता है क्योंकि बैंक को लगता है रिस्क ज्यादा है। बट मान लीजिए सरकार उस रिस्क को कम कर दे, सरकार ये बोल दे कि जो लोन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है ना, हम इसकी गारंटी देते हैं पार्शियली कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी हो गया ना तो 60% लोन हम चुकाएंगे हमारी तरफ से। तो सीधा सीधा रिस्क कम हो गया, रिस्क कम हो गया तो अब लोन जो है ना कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, क्योंकि रिस्क की वजह से तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा थी, रिस्क खत्म हो गया तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अब मिल जाएगा। तो ये दो चीजें सरकार कर सकती है। राइटर बोलते हैं सरकार देखो अभी इंसेंटिव वगैरह सब्सिडी वगैरह दे रही है, लेकिन सिर्फ इन इंसेंटिव से और सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, सरकार को ये दो चीजें करनी होंगी। इसके बाद दूसरा सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो जो बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, उनके लिए जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स है ना वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काम नहीं करते, क्योंकि ना ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए ना आप कैरेक्टरिस्टिक समझिए, लॉन्ग डेवलपमेंट टाइमलाइंस, डिमांड थोड़ी अनसर्टेन है, वैल्यू चेन जो है ग्रीन हाइड्रोजन की कॉम्प्लेक्स है, कहां कहां यूज होगा कैसे यूज होगा वो सब चीजें ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। तो इस वजह से ना फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अलग होना चाहिए। जैसे राइटर एग्जांपल देते हैं, मॉड्यूलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का यूज किया जा सकता है, जिसमें ना प्रोजेक्ट को ना फेस वाइज स्केल अप किया जाता है, मतलब फेस वाइज इंप्लीमेंट किया जाता है कि पहले एक फेस में इतना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इससे होता क्या है, फेस वाइज इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है और रिस्क भी काफी कम हो जाता है। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये है, जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है ना वो अलग होना चाहिए एज कंपेरिजन टू दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लंबी डेवलपमेंट टाइमलाइंस हैं, बेचना उतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन्स हैं, डिमांड थोड़ी अनसर्टेन है, इसलिए अलग से फाइनेंसिंग की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब मान लीजिए जैसे देखो इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड थोड़ा कम है, तो हमारे देश से दूसरे देशों में ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जा सके, इसके लिए देखो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने ना ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई चेन इस्टेब्लिश कर दी है, तो हम इन देशों के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। बट इसके लिए देखो सर्टिफिकेशन चाहिएगी, मतलब जैसे देखो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर ग्रे हाइड्रोजन है, पता कैसे लगेगा? सर्टिफिकेशन से ही पता लगेगा ना कि ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाइड्रोजन है और बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी वाटर को स्प्लिट करने के लिए, तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ऐसे हमें स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे ताकि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सकें ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में और उन देशों को सप्लाई कर सके ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यकता पड़ने पर। लास्ट में कंक्लूजन में देखो राइटर ये बोलते हैं, अभी देखो इंडिया में ना कुछ अर्ली स्टेज ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और ये प्रोजेक्ट्स हमें दिखाते हैं कि अगर शुरुआत से ही फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ठीक से की गई है ना प्रोजेक्ट की, तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। अदरवाइज तो देखो अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ठीक से नहीं की गई है तो फिर इतना महंगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा कि कोई परचेज ही नहीं करेगा, कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत कुछ लर्निंग्स इनसे मिलेगी और फिर देश के अलग अलग राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को स्केल अप किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन रेलवेज के मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित है।
आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल से ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं वो निकाल के मैं आपको बताता हूं। अदरवाइज देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए किसी काम की नहीं है। जैसे राइटर बोलते हैं मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से ये डिटेल निकली, वो सब मतलब इन्वेस्टिगेशन वाला जर्नलिज्म हमारे काम का नहीं है। लेकिन एक कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखो अभी ना इंडियन रेलवेज का ना एक मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। मतलब सारी जो रेलगाड़ियां हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चले, ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। समझ गए? प्लान ये है कि सारे लोकोमोटिव्स यानी सारे जो इंजन्स हैं ना वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किए जाएं। तो इस मिशन के चलते हमारे देश में 760 जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं ना, डीजल से चलने वाले जो इंजन है ना वो बेकार पड़े हुए हैं, वो यूज में नहीं लाए जा रहे हैं। इनमें से देखो 60% लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिनका ना अभी 15 साल का लाइफ स्पैन पड़ा है। 15 और साल तक उन डीजल लोकोमोटिव्स को यूज किया जा सकता है। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। हम चाहते हैं कि सभी जो लोकोमोटिव्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चले, ना कि डीजल से। इस वजह से 760 तो खराब वैसे ही पड़े हैं, यूज कर सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। अब रेलवे का ये कहना है अगर देखो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ना तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो देखो क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स नहीं होंगे तो क्रूड ऑयल की आवश्यकता नहीं है, मतलब कम आवश्यकता है, क्योंकि डीजल की आवश्यकता कम, क्रूड ऑयल की आवश्यकता कम। दूसरा रेलवेज ये बोल रहा है इससे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना वो भी कम होगा। तो ये दो मेन फायदे रेलवेज के द्वारा सबसे ऊपर रखे जाते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। लेकिन देखो राइटर के व्यूज ना थोड़े अलग हैं। राइटर एक एक करके दोनों के अगेंस्ट आर्गुमेंट देते हैं। पहली चीज फॉरेन एक्सचेंज बचाने का क्लेम। देखो रेलवे ना देश में जितना डीजल कंजम्पशन होता है ना उसका सिर्फ 2% कंज्यूम करता है। ट्रक्स और एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा डीजल यूज करते हैं, इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग होगी ना वो बहुत कम होगी। कोई खास सेविंग होगी नहीं फॉरेन करेंसी की, डीजल अगर रेलवेज नहीं कंज्यूम करेगा तो। और दूसरा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इस आर्ग्यूमेंट को कैसे तोड़ा जाता है राइटर के द्वारा? राइटर कहते हैं देखो इंडिया की अभी ना 50% इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कोल से जनरेट होती है। 50% इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? कोल से। और रेलवे खुद 40% जो फ्रीट अर्निंग कमाता है ना वो देखो कोल को ट्रांसपोर्ट करके कमाता है। अब देखो सोचने वाली बात यह है अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर भी देंगे तो ज्यादा चांस यही है कि अभी तो कम से कम वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चांस है कि कोल से ही जनरेट हुई होगी। ग्रीन हाइड्रोजन तो होगी नहीं, जो हमने पीछे वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जो अभी प्रोजेक्ट लगे ही नहीं है ग्रीन हाइड्रोजन के। तो रेलवेज जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा वो कोयले से ही जनरेट हुई होगी। तो पोल्यूशन कैसे कम होगा फिर आप बताओ? ये तो बस वही बात होगी कि पोल्यूशन को हम शिफ्ट कर रहे हैं। अभी रेलवे की पटरियों पे पोल्यूशन हो रहा है, उसे हम वहां पे ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं जो थर्मल प्लांट्स हैं। असल में कुछ एमिशन वगैरह कम होगा नहीं, ऐसा राइटर का मानना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में यह बोला जाता है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बावजूद रेलवेज ना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ना 2500 डीजल लोकोमोटिव्स रखेगी कि डिजास्टर आने पर जरूरत पड़ जाए मान लीजिए, तो 2500 लोकोमोटिव्स तो डिजास्टर वगैरह के लिए पहले से रखा जाएगा रेलवेज के द्वारा। फिर देखो ट्रैफिक के लिए 1000 और लोकोमोटिव्स रेलवेज के लिए अभी रखे जाएंगे। मतलब 100% जो ग्रीन रेलवेज होगा ना उसमें भी 3500 लोकोमोटिव्स तो चलेंगी अभी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन तो फिर भी नहीं होगा। तो जब देखो ये इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ही नहीं, 100% 3500 लोकोमोटिव्स ग्रीन रेलवेज में भी चलते रहेंगे, तो फिर देखो जो 760 लोकोमोटिव्स अभी खराब पड़े हैं वैसे ही, जिनका 15 साल का लाइफ स्पैन अभी बाकी है, उनको या तो स्क्रैप में भेज दिया जाएगा या फिर बेच दिया जाएगा, जो भी रेलवेज करेगी। तो ये फिर देखो कहां की विजडम है, कहां की बुद्धिमत्ता है। तो राइटर बोलते हैं ये देखो जो 760 लोकोमोटिव्स को स्क्रैप यार्ड में भेजा जाएगा, ये तो पैसों का नुकसान करने वाली चीज है, ये टैक्स पेयर का पैसा है।
और ये जो पॉलिसी है सिर्फ हेडलाइन गैदर करने वाली पॉलिसी है कि हाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन रेलवे, ये सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश है। अदरवाइज तो देखो 3500 लोकोमोटिव्स वैसे भी चलते रहेंगे, तो फिर 760 लोकोमोटिव्स को फिर स्क्रैप यार्ड में क्यों भेजा जा रहा है? अभी उनका कार्यकाल बाकी है, उनको चलाया जा सकता है। तो यही राइटर का मेन पॉइंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कंसेप्ट निकल के आता था, वो मैंने आपको बता दिया। डिटेल तो बहुत ज्यादा है, वो उतना काम की नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, टोबैको प्रोडक्ट्स और शुगर बेवरेजेस जैसे पेप्सी कोक, ये सब इन पे हायर जीएसटी रेट से संबंधित हैं। देखो जब से जीएसटी आया है ना, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक पिछले 7 सालों में जो टोबैको प्रोडक्ट्स है ना, सिगरेट, बीड़ी, स्मोकलेस प्रोडक्ट्स, वो सब, या फिर ये शुगर बेवरेजेस प्रोडक्ट्स, इन पे जीएसटी ना बढ़ा ही नहीं है पिछले 7 सालों में। सिर्फ 2 छोटे छोटे माइनर हाइक्स हुए थे, वो भी नेशनल कैलमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटीज लगी थी टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो देखो पिछले 7 सालों में अगर जीएसटी इंक्रीज ही नहीं हुआ इन प्रोडक्ट्स पे, तो इसका मतलब तो टोबैको प्रोडक्ट्स और शुगर बेवरेजेस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो और सस्ते हो गए। सस्ते हो गए ना, इंक्रीज ही नहीं हुआ। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है लेकिन जीएसटी बढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये ज्यादा अफोर्डेबल हो गए। तो अब ना, इसलिए अब ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ना एक प्रपोजल दिया है कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे और शुगर स्वीटेंड जो बेवरेजेस है ना, इन पे जीएसटी को इंक्रीज करके 28% से 35% कर दिया जाए। ये ऐसे ड्रिंक्स जिसमें मीठा होता है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम, ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जैसे ये पेप्सी कोक या फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें चीनी होती है, ड्रिंक होती है। तो राइटर बोलते हैं देखो ये एक अच्छा स्टेप है, इससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में ना अभी टोबैको कंज्यूमर्स की संख्या ना बढ़ती जा रही है। पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टोबैको को कंज्यूम करने वाले लोग हमारे देश में ही हैं। 15 साल से ज्यादा एज वाले जो अडल्ट्स हैं ना, उनमें से 28.6% अडल्ट्स टोबैको कंज्यूम करते हैं, और 13 से 15 एज ग्रुप में जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 8.5% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो टोबैको कंज्यूम करते हैं। और टोबैको की वजह से आपको पता है कितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाते हैं, जैसे देखो हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं या फिर कैंसर हैं। यहां पर देखो टोबैको कंजप्शन की वजह से ना डेली इंडिया में 3500 डेथ्स होती हैं। 3500। 2017 के डेटा के हिसाब से देखें तो टोबैको कंजम्पशन का इकोनॉमिक बर्डन जानते हो कितना है? इकोनॉमिक बर्डन है 2340 बिलियन रुपीज, या फिर जीडीपी का 1.4%। और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के हम पैसा जानते हो कितना इकट्ठा करते हैं? सरकार कितना इकट्ठा करती है? सिर्फ 538 बिलियन रुपीज। यानी टैक्स से उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता जितना देखो टोबैको कंजम्पशन की वजह से नुकसान हो जाता है, जितना इकोनॉमिक बर्डन है। अब राइटर ना ये शो करते हैं जीएसटी इंक्रीज होने के बाद में होगा क्या। अभी 28% है और 35% जीएसटी अगर हो जाएगा टोबैको प्रोडक्ट्स पे तो क्या होगा। जैसे बीड़ी का देखिए, बीड़ी पे अगर 35% जीएसटी लगेगा ना, तो बीड़ी के प्राइस 5.5% इंक्रीज हो जाएंगे और कंजप्शन 5% तक कम हो जाएगा, और रेवेन्यू सरकार को 18.6% ज्यादा मिलेगा। सिगरेट का देख लीजिए, सिगरेट पे अगर 35% जीएसटी लगेगा तो सिगरेट के प्राइस 3.9% इंक्रीज हो जाएंगे, कंजप्शन 1.3% कम हो जाएगा, और रेवेन्यू ग्रो हो जाएगा सरकार का बाय 6.4%। स्मोकलेस टोबैको प्राइसेस छोड़िए, सब तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 एग्जांपल दे दो, बहुत है। तो ओवरऑल देखो, अगर जीएसटी को 28% से 35% किया जाता है तो ओवरऑल सरकार को 43 बिलियन रुपीज ज्यादा मिलेंगे। ये तो राइटर ने पूरा बैकग्राउंड बता के समझा दिया, लेकिन राइटर का प्रपोजल आज ये है कि भैया बढ़ाना ही है तो 35% तक क्यों लेके जाते हो? 40% तक लेके जाओ ना। 28% से आप 35% मत करो, 28% से सीधा 40% करो, क्योंकि इसका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। टोबैको प्रोडक्ट्स का कंजप्शन ज्यादा कम होगा, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा 72 बिलियन रुपीज, और इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा कम होगा। तो आप 40% करो ना। राइटर बोलते हैं अभी ना टोबैको प्रोडक्ट्स पे जो इफेक्टिव टैक्स है ना, वो अनइवन है। सिगरेट पे ज्यादा है,
जो स्मोकलेस प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा है बट बीड़ी पे कम है। तो राइटर बोलते हैं एक दिक्कत ये है, सिगरेट पे आप ज़्यादा टैक्स लगाओगे ना तो फिर ना लोग बीड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बीड़ी ज़्यादा पीने लगेंगे। एक तो ये दिक्कत है, इसलिए ना आप बीड़ी पे, सिगरेट पे और जो स्मोकलेस प्रोडक्ट्स है ना उन पे सब पे कंपैरेटिव टैक्स लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीड़ी पे सिर्फ 26% टैक्स, सिगरेट पे 51% टैक्स और जो स्मोकलेस वाले प्रोडक्ट हैं उन पे 65%। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बल्कि देखो WHO का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, जिसका इंडिया सिग्नेटरी भी है, इस कन्वेंशन में भी ये बोला गया है कि सभी जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ना उन पे कंपेरेबल टैक्स हो, ऐसा नहीं किसी पे ज्यादा किसी पे कम। फिर देखो एक बात जो टोबैको कंपनीज ये बोलती हैं, अगर आपने टैक्स इंक्रीज किया ना तो फिर ना इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे जिन पे कोई टैक्स नहीं दिया गया है और इलीगल तरीके से उन्हें मैन्युफैक्चर किया गया है। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो ये तो इस बात पर डिपेंड करता है सरकार कितना बढ़िया ढंग से इस चीज को इन्फोर्स करती है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी कैसी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट कैसी है, गवर्नेंस कितनी मजबूत है, सोशल एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों का इंपैक्ट ये डिसाइड करता है कि किसी प्रोडक्ट की इलीगल मार्केट डेवलप होगी या नहीं होगी। तो कुल मिला के सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स की इलीगल मार्केट, ब्लैक मार्केट डेवलप होने से रोक सकती है। अब शराब की जो इलीगल मार्केट है बहुत कम है। मतलब हम खबरें सुनते तो हैं नकली शराब पीने की वजह से लोगों की डेथ हो गई, लेकिन ओवरऑल देखें तो नकली शराब की जो मार्केट है, इलीगल शराब की जो मार्केट है वो बहुत कम है। फिर एक पॉइंट देखो राइटर ये अच्छा देते हैं, अभी जीएसटी जो है ना वो देखो एड वैलोरम टैक्स है, मतलब वैल्यू पे लगता है। मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 28% जीएसटी लगेगा तो 128 का प्रोडक्ट हो जाएगा, 100 रुपए की वैल्यू पे लगा है। तो ये टोबैको कंपनीज होती है ना काफी बार बहुत चालू होती हैं। ये क्या करती हैं, एमआरपी को सेम रखने के लिए ना कई बार सिगरेट पहले 10 आती थी तो एक कम कर दी, 9 कर दी, या फिर सिगरेट का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया। ऐसे हथकंडे कई बार ये टोबैको कंपनीज अपनाती हैं ताकि एमआरपी सेम रहे, टोटल एमआरपी इंक्रीज ना हो, इवन टैक्स इंक्रीज करने के बावजूद। ये ऐसे प्राइस मैनिपुलेट करती हैं टोबैको कंपनीज ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होता रहे प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। प्राइस मैनिपुलेशन चलता है। तो राइटर बोलते हैं इसके लिए ना एक और टैक्स यूज किया जा सकता है, स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी। स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी ना ये लगती है नंबर ऑफ सिगरेट्स पे। जैसे 100 सिगरेट्स पे 28 रुपए टैक्स लगेगा, कम है 28 तो बहुत ज्यादा, मतलब एग्जांपल 280 मान लो, 100 सिगरेट्स पे 280 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो जो ये स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी है ना ये नंबर पे लगता है और जो जीएसटी है वो वैल्यू पे लगता है। तो राइटर ये बोलते हैं आप ना दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लो, स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी भी लगा दो और जीएसटी भी लगा दो जो वैल्यू पे लगता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लो। फिर जो ये टोबैको वाली कंपनीज है ना ये प्राइस मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी। तो ये एक अच्छी चीज है। फिर देखो टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करने के बाद राइटर बात करते हैं शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस की। ये भी देखो इक्वली हार्मफुल है बॉडी के लिए, और आजकल हमारे देश में मोटापा, डायबिटीज, दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा प्रिवेलेंट है। उसके पीछे ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना कई बार देखो इमीडिएट नुकसान इससे नहीं पहुंचता बॉडी को, लेकिन धीरे धीरे ना बॉडी अंदर से खत्म होती जाती है। ये दिक्कत है। एक ना मेरा दोस्त है मंगेश, अच्छा दोस्त है, उसकी ना कोल्ड ड्रिंक की आदत बहुत खराब है। मतलब कोल्ड ड्रिंक के बिना वो खाना नहीं खा पाता। आमतौर पे देखो छोटे बच्चों में ऐसी आदतें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं ना पहले कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर होती है उसके बाद खाना। लोगों को सिगरेट की लत होती है, उसे कोल्ड ड्रिंक की लत है बुरी तरह से। लत तो देखो किसी भी चीज की खराबी होती है, लेकिन एक चीज की लत होनी चाहिए, जिंदगी जीने की लत। नशा करो तो सिर्फ लाइफ का, हर पल जीने का, बाकी ये छुटपुट सिगरेट दारू इनसे कुछ नहीं होता। आप लोग देखो बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बहुत बड़े बड़े काम आप करोगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन बस एक चीज याद रखना, सिर्फ एक चीज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की ना हमेशा वैल्यू करना।
लाइफ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप एंजॉय करोगे ना, वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स ही एंजॉय करोगे। बाकी तो देखो, आप कितना भी पैसा कोई कमा ले। एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आता, वाइल्ड, मतलब एक लड़का जो अलास्का जाता है, पूरा उसका ये एम था कि हाँ मैं घूमूंगा, अलास्का तक वो जाता है, बाद में वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, मुझे नाम नहीं था, लाइफ इनटू वाइल्ड ऐसा कुछ नाम है उस मूवी का। वो डेथ उसकी लास्ट में ना अलास्का में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो फाइनल जो नोट लिखता है ना, वो यही होता है कि असली जो हैप्पीनेस है ना, वो शेयरिंग में है, खुशियों को बांटने में है। कोई भी पर्सन अकेला हैप्पीनेस नहीं एंजॉय कर सकता। इसीलिए बोलता हूं हमेशा ह्यूमन रिलेशनशिप्स की हमेशा वैल्यू करना। तो राइटर यही बोलते हैं, ये जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है ना, इन पे भी 40% जीएसटी लगा देना चाहिए 35% के बजाय। इससे ज़्यादा फायदा होगा और देश में बहुमूल्य जानों को बचाया जा सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो राइटर ने दिए इस आर्टिकल में। अब लास्ट में हम थोड़ा समरी देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना ना देश में अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से प्रोडक्शन महंगी हो जाती है। ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पैसा चाहिए, और ज़्यादा पैसा, बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब रिस्की प्रोजेक्ट हैं, इसकी वजह से लोन ना महंगा मिलता है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो 3-4 सजेशंस राइटर देते हैं, जैसे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए अलग होने चाहिए, जैसे मॉड्यूलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो ताकि डिमांड सर्टेन हो, सरकार लोन पे थोड़ा गारंटी दे दे और लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट साइन कर ले। फिर हमने ये रेलवे वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, लेकिन और इसी वजह से ना 760 जो लोकोमोटिव्स हैं अभी ख़राब पड़े हैं, मतलब यूज़ में नहीं है। इनमें से 60% लोकोमोटिव्स तो ऐसे हैं जिनका 15 साल का जो लाइफ स्पेन है बाकी है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में ना देखो, एक चीज़ ये है कि 3500 लोकोमोटिव्स तो फिर भी यूज़ होंगे, बट राइटर ये बोलते हैं कि देखो रेलवे जो फ़ायदा बताता है ना कि एमिशन कम होगा, एमिशन कैसे कम होगा? इलेक्ट्रिसिटी आज भी हम 50% तो कोयले से ही जनरेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज कम कैसे होगा? सिर्फ 2% डीजल रेलवे यूज़ करता है, बाकी तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है। तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज पे? फॉरेन करेंसी हमारा उतना नहीं बचेगा जितना सरकार सोच रही है। और 3500 लोकोमोटिव्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी यूज़ होंगे, तो अभी जो लोकोमोटिव्स ख़राब पड़े हैं उनको स्क्रैप यार्ड में भेजने का क्या फ़ायदा? ये टैक्स पेयर का पैसा है, ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, मतलब मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट यही था। फिर ये जीएसटी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें बोला गया कि 7 सालों में जीएसटी बढ़ाया नहीं है टोबैको प्रोडक्ट्स पे और शुगर बेवरेजेस पे। तो अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये बोल रहा है कि प्रपोजल दिया है 28% से 35% कर दो। राइटर बोलते हैं 35% क्यों भैया, 40% कर दो ना, इससे और फायदा होगा, ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा जानों को बचाया जा सकता है। फिर राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि इलीगल मार्केट ना डेवलप हो इन प्रोडक्ट्स की। और अभी जीएसटी के साथ साथ ना स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी भी लगनी चाहिए, कॉम्बिनेशन लगना चाहिए दोनों का, ताकि ना ये कंपनीज प्राइस को मैनिपुलेट ना कर सकें। तो ये मेन पॉइंट्स थे राइटर के। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। आज 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित और दूसरा ये इंडियन रेलवे से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और मिलते हैं कल हम एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।